नमस्कार बच्चों। हम अपने व्याकरण का एक टॉपिक है क्रिया, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो हमने क्रिया की परिभाषा देख ली है, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। इसमें से हमने कर्म के आधार पर भेद हैं सकर्मक अकर्मक, उसका अध्ययन कर लिया। काल के आधार पर भेद हैं भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक, इन तीनों का अध्ययन कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ये संरचना भी बोल सकते हो, यहाँ पर आप रचना के आधार पर बोल सकते हो, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। कौन कौन से? एक संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा व अंतिम है कृदंत क्रिया। तो इसमें पहले संयुक्त क्रिया का अध्ययन हम शुरू करने जा रहे हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ, भिन्न मतलब अलग अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में दो अलग अलग अर्थ रखने वाली क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है ना, तो उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे मैंने उदाहरण दिया है आ जाना, तो इसमें आना और जाना दो अलग अलग अर्थ रखने वाली क्रियाएं हैं, लेकिन आ जाना दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये संयुक्त क्रिया है। तुम मेरे घर आ जाना, तो यहाँ पर आ जाना संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। वैसे हम आना अलग देख सकते हैं और जाना अलग। दूसरा उदाहरण देखो, दौड़ पड़ना, तो दौड़ना अलग है, पढ़ना अलग है, लेकिन दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया तो दौड़ पड़ना संयुक्त क्रिया का उदाहरण। बोल सकना, तो बोलना अलग है और सकना अलग उदाहरण है। अतिथि आने पर स्वागत करो, तो एक तो आने का क्रिया हो गई, एक स्वागत करने का क्रिया हो गई। तो आना और करना दो, अतिथि आने पर स्वागत करो, तो आना और करना दो क्रिया हैं, लेकिन एक साथ प्रयोग हो रही हैं, दोनों का मेल हो रहा है, तो वह क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया कहलाएगी। सीधा सा अर्थ है, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब देखो दूसरी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनको हम नाम भी कह सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण को नाम कह सकते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे दुख है, जैसे क्या है? दुख है, तो ये संज्ञा है, ये दुख, लेकिन दुखना क्रिया हो गया। अपना, तो अपना शब्द क्या है? सर्वनाम है, लेकिन अपनाना क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। सठियाना संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ सठ ना मतलब मूर्ख होना साबित होना, तो यह भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर सठियाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। इसी प्रकार बताना है। हाथ है, हाथ क्या हो गई? संज्ञा हो गई, लेकिन हथियाना शब्द क्या हो गई? नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? संज्ञा सर्वनाम शब्द जब क्रिया की तरह काम में आने लग जाते हैं तो उन शब्दों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब तीसरी अपनी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। सीता गीता से कपड़े धुलवाती है। अगर आता कि गीता कपड़े धोती है तो सीधी सी क्रिया, साधारण क्रिया का प्रयोग होता। लेकिन सीता गीता से कपड़े धुलवाती है तो सीता है वह स्वयं कार्य न करके गीता को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण हो गया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया तो सरपंच ने खुद कार्य नहीं किया, गांव वालों को प्रेरित किया, अन्य लोगों को प्रेरित किया कि तालाब का निर्माण हो सके। तो यहाँ पर सरपंच ने खुद कार्य न करके लोगों को प्रेरित किया तो यहाँ पर यह क्या हो गई? प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण। वैसे ये सीता वाला है। तो जब कर्ता कार्य स्वयं नहीं करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है तो वह क्या होता है? प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण होता है। एक है पूर्वकालिक क्रिया। देखो इसके नाम में ही इसके अर्थ छिपे हुए हैं। देखो, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हों तो उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दो कार्य हो रहे हैं एक वाक्य में, तो जो कार्य पहले संपन्न हो जा रहा है उसे क्या आप कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण है, वह पढ़कर सो गया। तो एक तो है पढ़कर, पढ़ना, और एक सोना, दो क्रियाएं हो रही हैं इसमें। लेकिन पढ़ने का काम कब हो गया? सोने से पहले ही हो गया। तो पढ़कर है ना, ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। दूसरा है, बलबीर खेल कर पढ़ने बैठा। बलबीर खेल कर पढ़ने बैठा। तो यहाँ पर पढ़ने बैठने का जो कार्य है वह उससे पहले खेलने का कार्य हो चुका है। खेल कर पढ़ने बैठा है अभी, तो जो खेलने का कार्य है वह पहले हो गया। तो खेल कर शब्द है वह शब्द पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं और जो क्रिया पहले संपन्न हो जाती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। अब देखो, कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों से के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कृत प्रत्यय, क्रिया शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है ना तो वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं, जो क्रिया होते हैं, तो वह कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल है, धातु है, इसमें प्रत्यय लगा है ना, तो चलना, चलता, चल कर, ये कृदंत क्रिया के उदाहरण हो गए। लिख है, ये धातु है, लेकिन लिखना, लिखता और लिख कर, ये क्या हो गए? ये कृदंत क्रिया के उदाहरण हो गए। यानी साधारण ये क्रिया ही है, चल, लिख, लेकिन ये कृदंत क्रिया के उदाहरण कब हो गए? जब इसमें प्रत्यय जुड़ गया। तो क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, प्रत्यय अलग अलग है इसमें, कुछ में ना है, कुछ में ता है, कुछ में कर है। तो कुछ भी प्रत्यय जुड़ते हैं तो वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत क्रिया कहलाती है। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो चल और लिख के उदाहरण है, जिसमें चलना, ना प्रत्यय हो गया, लिख क्रिया में ना प्रत्यय हो गया, चलता, चल क्रिया में ता प्रत्यय हो गया, लिखता, लिख क्रिया में ता प्रत्यय हो गया, चल कर, तो चल क्रिया में कर प्रत्यय हो गया और लिख क्रिया में कर प्रत्यय हो गया। तो जो क्रिया शब्दों के आगे प्रत्यय जोड़ करके
क्रिया बनती है तो वह कृदंत क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार अपना जो क्रिया का जो टॉपिक है वह आज पूरा होता है। तो इस क्रिया के टॉपिक के सारे प्रश्न जो मैंने आपको यहाँ पर लिखाए हैं या बोले हैं या जो मैंने लिख के आपको समझाया है, ये सभी परिभाषाएं आप अपनी कॉपी में लिख करके मेरे नंबरों पर भेजना है। मेरा जो ये चैनल है हिंदी गुरु कुलदीप मुंड, इस पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उस प्लेलिस्ट में आप कक्षा 10 के अभी तक धीरे धीरे उसमें मैं जोड़ रहा हूँ। तो अभी तक पहले पाठ है सूरदास और दूसरा पाठ है तुलसीदास, उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो एक प्लेलिस्ट में पहले पाठ के प्रश्न उत्तर हैं और दूसरी प्लेलिस्ट में दूसरे पाठ के पूरे वीडियो एक जगह ही मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। तो किसी ने अगर वीडियो पहले नहीं देखे हैं या आपके पास वो वीडियो डिलीट हो गए हैं, तो आप इस चैनल पर जा कर के और अपने प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ के वीडियो एक ही जगह पर देख सकते हो। पाठ वाइज वो वीडियो बना रखे हैं। तो अगर वो पढ़ना है तो उसमें जाके देखो। और मेरे को पता ही है कि आपको वीडियो मोबाइल में इतने दिन तक आप रखोगे ही नहीं, तो इसमें आपको रखने की सेव करने की आवश्यकता नहीं होगी। यूट्यूब पर मेरा चैनल है कुलदीप हिंदी गुरु कुलदीप मुंड, उस पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में कक्षा 10 के प्रथम पाठ पहला पाठ और दूसरा पाठ का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें उस पाठ से संबंधित सारे ही वीडियो आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। तो आपको उनको फिर से देख करके अपने पाठ को धीरे धीरे रिवाइज करते रहना है। तो रोज करके एक एक पाठ को रिवाइज करो और जो आपको पढ़ाया जाए उस पढ़ाए हुए को अपने हिंदी की कॉपी में करके मेरे पास भेजना है। तो आपको आज क्रिया का आपका जो टॉपिक है वह पूरा हो गया है। तो क्रिया से जुड़े हुए जितने भी वीडियो भेजे हैं उसका गृह कार्य के रूप में करके मेरे पर्सनल नंबर पर भेजें। धन्यवाद।